और उस लिविंग टिश्यू को आप ग्राइंड करोगे मोटार पेसल में। मोटार पेसल पता है ना क्या होता है, वो जिसमें अदरक वगैरह नहीं कूटते घर पे, वैसे मार्बल के आते हैं, लैब में रखे जाते हैं। एंड दीज वेसिकल्स दे आर नॉट सॉल्युबल इन एसिड। इसी वजह से ये बेचारे कहाँ पर आ गए, एसिड इनसॉल्युबल पूल में होते हैं। आपका फेवरेट कॉकरोच जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, उसमें जो हीमोलिम्फ पढ़ा था, लास्ट क्लास मतलब पिछले लेक्चर्स में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रफ्तार सीरीज विद योर दीक्षा शर्मा मैम। तो बेटा आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। रीजन बीइंग, ये हमारा तो चैप्टर है ही बायो वालों का, पर ये केमिस्ट्री में भी है 12th स्टैंडर्ड में। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको लेकर बच्चे इतना रोते हैं, पता नहीं क्या बवंडर है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी 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 सिंपल इंटरेस्टिंग चैप्टर, और जो आपको बहुत ज्यादा स्कोर्स देने वाला है आपके नीट एग्जाम में या आपके बोर्ड एग्जाम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बायोमोलिक्यूल्स। ओके, प्रॉमिस करो अगेन कि जैसे बाकी के 2 चैप्टर पढ़े हैं तुमने, इसको भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तुम, पूरी मेहनत देकर अपनी पढ़ोगे। तो हम अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट बायोमोलिक्यूल। तो सबसे पहले बेटा, ये बायोमोलिक्यूल टर्म क्या होता है? व्हाट इज दिस बायोमोलिक्यूल? व्हाट इज दिस बायोमोलिक्यूल? यस, क्या है ये बायोमोलिक्यूल? मॉलिक्यूल तो सब समझते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो। बायो मतलब लिविंग, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो बायो ऑर्गेनिजम्स में या एक सेल में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। सो व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स? ऑल द मॉलिक्यूल्स all the molecules present in living organism। बेटा एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है ऑल द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो वो भी ठीक है, राइट? पर कैसे हम इनऑर्गेनिक को इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑल द मॉलिक्यूल्स अगर लिखोगे तो मोर एक्यूरेट होगी डेफिनेशन। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बायोमॉलिक्यूल। फाइन। अब एक सब्जेक्ट होता है बेटा जिसमें आप ये बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हो। इनफैक्ट अगर आप एमबीबीएस करते हो तो आपका एक सब्जेक्ट भी होगा ये, एंड दैट सब्जेक्ट इज बायोकेमिस्ट्री। क्या है ये? बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इट्स द स्टडी ऑफ इट्स द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हम बेटा वी रीड एवरीथिंग फ्रॉम दी स्ट्रक्चर टू दी फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। अगर एक इमेजिन करो तुम्हारे पास बायोमोलिक्यूल है ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, उसके क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और वो क्या क्या काम करता है, कहाँ कहाँ मिलता है, एवरीथिंग। तो ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं? बायो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फाइन। सो यही आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हमने कहा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो कैसे एनालाइज करें कि कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनको कैसे सेपरेट करें? तो हियर वी हैव हाउ टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन। तो कैसे केमिकल कॉम्पोजिशन एनालाइज करें? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलो आज थोड़ी एक्सपेरिमेंटल चीजें भी कर लेते हैं। आप क्या करोगे बेटा? आप एक लिविंग टिश्यू लोगे। क्या लोगे? एक लिविंग टिश्यू लोगे, और उस लिविंग टिश्यू को आप ग्राइंड करोगे मोटार पेसल में। मोटार पेसल पता है ना क्या होता है, वो जिसमें अदरक वगैरह नहीं कूटते घर पे, वैसे मार्बल के आते हैं, लैब में रखे जाते हैं। तो उसमें आप लिविंग टिश्यू को कूटोगे, पर एक चीज ऐड करके, एंड दैट इज अ केमिकल विच इज अ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो सबसे पहले हमने क्या किया? वी हैव टेकन द लिविंग टिश्यू। अब ये लिविंग टिश्यू कुछ भी हो सकता है। बॉटनी पसंद है तो प्लांट्स के पार्ट ले लो, अगर आपको बायो पसंद है तो किसी ऑर्गेनिज्म का जैसे लिवर ले लिया, ठीक है? तो हमने यहाँ पर क्या लिया बेटा? हमने एक लिविंग टिश्यू लिया। अब हमने बेटा क्या किया? उस लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया। क्या किया? ग्राइंड। ग्राइंड दी टिश्यू इन मोटार एंड पेसल, मोटार एंड पेसल with which chemical? Trichloroacetic acid,
ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हमने यहाँ पर बेटा डाला, कैसे लिखते हैं इसको, Cl3CCOOH। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हमने डाला और इसको क्या किया बेटा, हमने क्रश किया एकदम से, और जब देखा वहां पे एक विस्कस सा थिक सा आपको फ्लूइड सा मिल गया, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कि एक स्लरी बन गई। क्या बन गई, स्लरी। सो स्लरी इज फॉर्म्ड, स्लरी इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब हमने इस स्लरी का क्या किया, हमने स्लरी का क्या किया, हमने इस स्लरी को किया फिल्टर। क्या किया बेटा, हमने इसको फिल्टर किया। चलो इसे फिल्टर करते हैं। तो कैसे करते थे हम लैब में, हमारे पास एक फनल होती थी, ऐसे करते थे ना, ऐसे फनल बनाते थे, है ना। अब फनल के नीचे हमने रखा एक बीकर, ऊपर हमने फनल में कुछ चीज ऐड कर दी ताकि आप इसे फिल्टर कर सको, जैसे फिल्टर पेपर, चीज क्लॉथ या फिर कॉटन। ठीक है, तो हमने ये क्या ऐड कर दिया, चीज क्लॉथ, मलमल का कपड़ा या फिर कॉटन, ताकि आप इसको फिल्टर कर पाओ। अब हमने यहाँ पर क्या ऐड किया बेटा, हमने यहाँ पर ऊपर से डाला स्लरी ऐड करी। ठीक है, स्लरी ऐड करी। अब ये जो स्लरी थी बेटा, ये स्लरी फिल्टर हुई, हुई, नीचे आई। अब इसमें जो चीजें नीचे आएंगी वो होंगी जो एसिड में घुल गई होंगी, जो एसिड में घुल गई होंगी इस एसिड में। ठीक है, नीचे जो भी चीजें आएंगी, मतलब फिल्टर होके जो भी आया, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, जो पानी इस बीकर में है। और वो वैसे कंपोनेंट्स हैं जिनका साइज बड़ा ही छोटा है और वो आराम से घुल सकते हैं। जैसे आपने नींबू पानी बनाया बनाया ना, अब नींबू पानी में बेटा क्या है, आपने वहां पे नींबू स्क्वीज किया, लेमन, ठीक है, उसमें उसके सीड थे, आपने शुगर भी ऐड करा, सॉल्ट भी ऐड किया, आपने अच्छे से घोला घोला, घोलते गए घोलते गए। जब आपने फिल्टर किया तो जो चीज़ों के साइज छोटे थे, जैसे आपके सॉल्ट और आपका शुगर, वो घुल जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और जो बड़े साइज के जैसे लेमन के सीड, वो नहीं घुले, वो ऊपर ही रह गए। तो जो चीज बड़े साइज की है और ऊपर ही रह गई, उसे हम कहते हैं रिटेंटेट, मतलब रिटेन हो गया, राइट। और जो चीज आपकी एसिड में घुल गई, छोटी साइज की थी, आप उसे बोलते हैं बेटा फिल्ट्रेट। तो याद रखना, फिल्ट्रेट में कौन सा पूल आता है, एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल। और आपके रिटेंटेट में कौन सा आता है, जो बड़े साइज का था, जो नहीं घुला एसिड में, एसिड इनसॉल्युबल पूल। राइट बच्चे, तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या कहते हैं कि इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, मतलब द वन विच आर लार्जर इन साइज, मैक्रो मीन्स बड़ा साइज, और इसमें कौन से आते हैं जिनका साइज बड़ा ही छोटा होता है, विच आर माइक्रोमोलिक्यूल। ओके, तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग कर दिया, केमिकल्स को। सो यहाँ पर हमने इस एक्सपेरिमेंट से एक बड़े साइज और छोटे साइज के जो केमिकल्स थे हमारे लिविंग सेल में, टिश्यूज में, उसे हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं बेटा, ये जो आपके बायो मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। पिछले एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये वो थे जो एसिड, जो एसिड सॉल्युबल पूल में आए। देखें पीछे, करें रिकैप, देखो ये कौन से थे जो एसिड सॉल्युबल पूल में आए। ओके, तो दे केम अंडर एसिड सॉल्युबल पूल। क्यों आए, मैम ने क्या बताया था, ये इसलिए आए क्योंकि इनका जो साइज था वो बहुत छोटा था। इनका साइज क्या था बेटा, बहुत छोटा था। सो द साइज is between 18 to 800 डाल्टन। डाल्टन हम यूनिट लेते हैं, जैसे हम सेंटीमीटर मीटर ये करते हैं ना, वैसे यहाँ पर जब आप किसी भी कंपाउंड का, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट देखते हो, तो आप वहाँ पर जो यूज़ करते हो वो डाल्टन यूज़ करते हो। ठीक है बेटा, तो ये इनका मॉलिक्यूलर वेट कितने में, 18 to 800 डाल्टन। इसमें सारे वो चीज़ें आती हैं जो मोनोमर होती हैं स्पेशली। जैसे बेटा अगर मैं बात करूँ आपके सिंपल शुगर्स,
आपके न्यूक्लियोटाइड्स, आपके अमीनो एसिड, ऑल्सो सल्फेट एंड फॉस्फेट, ये भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में ये सब आते हैं। फाइन। अब हम बात करेंगे बायो मैक्रो की। जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मैक्रो मतलब जिनका साइज क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। अब इनका साइज यूजुअली क्या होता है, अराउंड 10,000 डाल्टन। और ये कौन से पूल में आते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, द मॉलिक्यूलर वेट इज अराउंड 10,000 डाल्टन। ठीक है, इतने तक के ये साइज के होते हैं, बड़े बड़े। तो मतलब यहाँ पर अगर सिंपल शुगर मोनोमर थे वो छोटे साइज के थे, इनका कॉम्प्लेक्स कर दो दैट इज पॉलीसेकेराइड्स, वो बेटा किस में आते हैं, आपके बड़े वाले में, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बन जाए तो वो क्या बनता है, डीएनए आरएनए विच आर न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड इसमें आते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या है बेटा, प्रोटीन, ये सब इसमें आते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आपके जो लिपिड्स हैं बच्चे, आपके लिपिड्स भी इसमें आते हैं। इस एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके लिपिड्स कौन से पूल में आते हैं, एसिड इनसॉल्युबल। अब इनकी बड़ी कंट्रोवर्सी है। इनकी कंट्रोवर्सी क्या है, इनका अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें बेटा, इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा कभी नहीं होता। और हम कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन तक का होता है वो माइक्रो होते हैं। तो साइज के अकॉर्डिंग दे आर व्हाट, दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। बट इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग दे आर मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि वो कौन से फ्रैक्शन में आया, इनसॉल्युबल में। तो हम कहते हैं लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें सो दे आर माइक्रो, बट अगर इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो दे आर व्हाट, दे आर योर व्हाट, विच मॉलिक्यूल्स, साइज के अकॉर्डिंग दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, चलो देखते हैं व्हाट इज द स्टोरी ऑफ योर लिपिड्स। लिपिड्स की क्या स्टोरी है, लिपिड्स are not strict macromolecule. All right, so let's expose the lipid. Lipid size कितना है, not more than 800 डाल्टन। तो टेक्निकली ये क्या हुआ, माइक्रोमोलिक्यूल। इसका एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये किस में आया, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। तो ये क्या हुआ, मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, अब उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो इनसॉल्युबल पूल में क्यों आया। बेटा जब भी हम टिश्यू ग्राइंड करेंगे, आपकी ये सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जब भी आप टिश्यू ग्राइंड करते हो तो टिश्यू में लिपिड कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है, फॉस्फोलिपिड की होती है ना मेम्ब्रेन। जब आपने टिश्यू को ग्राइंड किया तो वो जो मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन, वो उसने एक गोले गोले से बना लिए। इन गोले गोले को हम क्या कहते हैं, जब ये ग्राइंड किया हमने इसे तो इसने क्या बना दिए, गोले गोले से बना दिए। इन्हें हम कहते हैं वेसिकल्स। क्या कहते हैं बेटा, वेसिकल्स। एंड दीज वेसिकल्स दे आर नॉट सॉल्युबल इन, दे आर नॉट सॉल्युबल इन एसिड। इसी वजह से ये बेचारे कहाँ पर आ गए, एसिड insoluble pool में। So what are these? These are vesicles. What is this? This is a cell membrane. And ये किस में आया, these are not soluble in acid. So that this is how we say that lipids they are not strict macromolecule. अब भूलोगे कभी, नहीं भूलना है, दीक्षा मैम ने सिखा दिया अब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, हम आगे करते हैं ऐश एनालिसिस। अब बेटा ऐश क्या होता है, ऐश एक तो वो होती है जो तुम लोग करते हो, पढ़ते नहीं हो, यूट्यूब चला लेते हो, गाने वाने सुनते हो, मूवी देखते हो, है ना। और दूसरी ऐश क्या होती है, राख। ठीक है, जब क्रीमेशन करते हैं, डेथ के बाद किसी की बॉडी को जलाते हैं,
तो उस टाइम पर सारी बॉडी जल जाती है और पीछे क्या बचता है, राख ही तो बचती है। तो बेटा क्या होता है, सबसे पहले ऐश एनालिसिस के लिए आप एक टिश्यू लेते हो, लिविंग टिश्यू लिया, उसका आपने वे किया, तोला उसको। अब जो उसका वेट आया वो क्या होगा, वेट वेट। अब आपने उसको क्या किया, ड्राई किया, पानी इवेपोरेट हो गया। जब आपने ड्राई किया, वाटर इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट हुआ ना पानी। अब आपने उसका वेट किया तो आपके पास आया ड्राई वेट। अब ये जो ड्राई टिश्यू है, आपने क्या किया, इस टिश्यू को आग लगा दी। क्या लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये लो आग लगा देते हैं टिश्यू पे, ठीक है। आपने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। बर्न किया तो आपके पास क्या मिला, आपके पास दो तरह के टिश्यू में चीजें होती हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक। जो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो CO2 और वाटर की फॉर्म में इवेपोरेट हो गए, और जो इनऑर्गेनिक थे उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाई ऐश। क्या बनाई, ऐश, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक टिश्यू लिया, ठीक है। इस टिश्यू का आपने पहले वे किया, ड्राई वेट किया। फिर उसके बाद आप इसको क्या कर रहे हो, इवेपोरेट। क्या कर रहे हो बेटा, इवेपोरेट। इवेपोरेट जब आप कर दोगे तो उसका पानी निकल जाएगा ना सारा का सारा। अब आपने इस टिश्यू को लिया, मान लो आपने ये टिश्यू लिया था, ठीक है। इस टिश्यू को आपने क्या कर दिया, आपने इसको जला दिया। जलाने के बाद आपके पास नीचे क्या बचा, नीचे बची राख। इस राख में क्या है, आपका जो CO2 और वाटर की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सारे निकल गए, ठीक है। और इसमें ऐश में क्या बचा, इनऑर्गेनिक, ठीक है। दो बार समझा दिया, देख लो, अब मत बोलना, अब तो आपको पीछे भी नहीं करनी पड़ेगी वीडियो, ठीक है। चलो, सो इस ऐश में होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा। एंड व्हाट आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू वी हैव, क्या क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे पास, लेट्स सी। हमारे पास है बेटा यहाँ पर, वी हैव सोडियम, वी हैव पोटाशियम, वी हैव कैल्शियम, मैग्नीशियम, हमारे पास वाटर भी है, NaCl भी है, CaCO3, फॉस्फेट एंड सल्फेट आयंस, राइट। अब ये सब चीजों का हमारे बॉडी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों चाहिए हमें। अगर मैं बेटा बात करूं, अगर मैं बेटा बात करूं सोडियम पोटाशियम की, दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल, इन एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, नर्व इम्पल्स जनरेशन। नर्व इम्पल्स में बेटा आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो कैल्शियम आयंस है बेटा, इनका काम क्या है, यस यू ऑल नो, एक तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में करता है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन, और ये को फैक्टर्स की तरह भी काम करते हैं। प्लस कैल्शियम आयंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये सारा बेटा आपके कैल्शियम आयंस का, ये सारा कैल्शियम आयन करता है, ठीक है। मैग्नीशियम आयन का काम क्या है, इट एक्ट एज को फैक्टर। को फैक्टर क्या होते हैं बेटा, ये अभी हम आगे जाकर एंजाइम में पढ़ेंगे। को फैक्टर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनके बिना आपका जो एंजाइम होता है वो अधूरा है, एकदम अधूरा है। एंजाइम उनके बिना काम नहीं कर सकता, वो होते हैं बेटा आपके को फैक्टर। एंड वाटर इज अ मीडियम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। NaCl क्या करता है बेटा, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। कैल्शियम कार्बोनेट बोन्स पे भी लगता है, वैसे फॉस्फेट लगता है मेन। एंड दीज डायबेसिक मोनोबेसिक आयंस, दे एक्ट एज बफर्स। बफर कौन होते हैं बेटा, जो ब्लड में हमारा पीएच, जो ब्लड में हमारा पीएच मेंटेन करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको बफर्स कहते हैं। तो ये थे बेटा कुछ आपके इनऑर्गेनिक चीजें जो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बेटा अब हम कंपैरिजन करेंगे, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में ये, कि अर्थ क्रस्ट और हमारे में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है बेटा ये अर्थ क्रस्ट का है, ये वाला जो है ये ह्यूमन बॉडी का है, फाइन। सो दिस वन इज ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड दिस वन इज ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें, अर्थ में 0.14 है, हमारे में 0.15 है, कार्बन हमें 18.5 है, इनमें 0.03, ऑक्सीजन 46, हम में 65। तो अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा कौन सा अबंडेंट है एलिमेंट, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन। क्या बोलोगे, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन
3.3, सल्फर 0.03, 0.3, सोडियम 2.8, 0.2, कैल्शियम 3.6 एंड 1.5, मैग्नीशियम 2.1, 0.1 एंड सिलिका अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा होता है और हम में बिल्कुल भी नहीं होता। एक तो बेटा हम में सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हमारे पास ज्यादा क्या है, हमारे पास है कार्बन। अब मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ, आप बोलोगे मैम ये तो एनसीईआरटी में भी दिया है, मैं आपको ये बता रही हूँ इसमें से क्वेश्चन कैसा आता है। डायरेक्टली भी पूछ सकता है अर्थ क्रस्ट में कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट कितना है, या वो ये भी पूछ सकता है कि जैसे उसने पूछ लिया सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है, तो आपको उस अकॉर्डिंग एटलीस्ट इनका आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो ये सारा लर्निंग पार्ट है, सो आई बिलीव कि तुम इसको एक बार लर्न करोगे एंड इट इज ऑल अप टू यू, याद करना आपके ऊपर है। राइट बेटा, चलो फिर आते हैं बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नाउ व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये क्या चीज होती, देखो हमारे पास हमारी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं जिनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबोलाइट समझने से पहले आपको मेटाबॉलिज्म समझना जरूरी है। तो व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म। इस टाइम तुम बैठे हो, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। हो सकता है तुमने खाना खाया है तो तुम्हारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तुम्हारे सेल्स एटीपी बना रहे हैं, तो इन सब का टोटल सम हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म, इट्स सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। तो इसमें जो भी एलिमेंट सब्सटेंसेस यूज होते हैं उनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज अ मेटाबोलाइट, ठीक है। सो एवरीथिंग दैट इज यूज्ड इन दिस, जो भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं या सबस्ट्रेट जो यूज होते हैं उन सबको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आपके जो मेटाबोलाइट्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स। तो मेटाबोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो वी हैव प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड देन वी हैव सेकेंडरी। व्हाट्स द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो आपके नॉर्मल प्रोसेस को चलाने में उन सब सब्सटेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने अभी कहा ग्लूकोज, ठीक है। तो जैसे जो भी आपके इंजाइम्स, जो भी जैसे फ्रक्टोज वक्टोज, जो भी आपके जैसे फोटोसिंथेसिस में जो चीज यूज होती है, रेस्पिरेशन में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में, एवरीथिंग यूज्ड देयर इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट, ठीक है। वेयर एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, ये यूजुअली हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोले जाते, ये बोले जाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, इन टर्म्स ऑफ फंजाई, या फिर ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के टर्म्स में। सो वी डोंट हैव सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये वो मेटाबोलाइट होते हैं जो ये ऑर्गेनिज्म या तो प्रोड्यूस करते हैं या इनमें बन जाते हैं, इनमें बन जाते हैं इनके मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। बहुत का रोल हमें नहीं पता और बहुत सारे मेटाबोलाइट्स एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के भी होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट बेटा मैंने क्या बोला, these are the metabolites, these are the metabolites that are required, that are required for primary metabolism और main metabolism और main metabolic reaction। कैसे रिएक्शंस बेटा, जैसे फोटोसिंथेसिस, जैसे रेस्पिरेशन, हमें भी होती है ना रेस्पिरेशन, जैसे लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये हुए प्राइमरी, तो ये हमेशा चाहिए, दे आर ऑलवेज नीडेड। और प्राइमरी जब भी वर्ड यूज हो दैट मीन्स मेन वाला, इंपॉर्टेंट वाला। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, दीज आर द मेटाबोलाइट्स that are that are either formed as a byproduct
these are either formed as a byproduct or main product, but not essential, not much essential for the organism, for the एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट जब भी हम बात करते हैं बेटा किसके लिए करते हैं, हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ जैसे फंजाई, माइक्रोब्स और हैं, या फिर प्लांट्स। तो चलो क्या क्या ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले बेटा आपके पास पिगमेंट्स, आपके एक तो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो बेटा मेन में आ गया क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है। बाकी जो हैं वो इतने मेन नहीं है, दो वो प्रोटेक्ट तो करते हैं प्लांट्स को, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उसमें आते हैं कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसियानिन्स। एल्कलॉइड्स में आते हैं मॉर्फिन एंड कोडीन। अब मैंने कहा इनका कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होता है, कहा था ना कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट वैसे प्लांट के किसी काम के आए ना है, हम जरूर कुछ ना कुछ उसका मतलब निकाल देंगे। तो जैसे मॉर्फिन एंड कोडीन ये हम मेडिसिन में यूज करते हैं। मॉर्फिन इज अ पावरफुल पेन किलर एंड कोडीन को हम कफ सिरप्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पीन्स एंड डायटर्पीन्स। ये भी बेटा कुछ केमिकल्स होते हैं प्लांट्स जो बनाते हैं। फिर आता है एसेंशियल ऑयल, जैसे लेमन ग्रास ऑयल। आजकल आपने बहुत एसेंशियल ऑयल सुने होंगे लड़कियों ने, तो जैसे टी ट्री ऑयल लगाओ तो पिंपल नहीं होता, ठीक है। तो ये ऐसे बड़ी चीजें आजकल चल रही है, लेवेंडर ऑयल, फ्लाना ऑयल, कई तो एज अ सेंट यूज होते हैं। तो ये जो टर्पिनॉइड्स भी होते हैं ना, ये भी कुछ सेंट वाले होते हैं। जैसे जो लेमन का पौधा होता है ना, उसको आप देखोगे उसके पत्तों में से एक अच्छी सी खुशबू आती है। और जो लेमन का पत्ता होता है, आप देखना उस पेड़ के अराउंड आपको मक्खी मच्छर कम दिखेंगे, क्योंकि वो टर्पिनॉइड्स उन मक्खी मच्छरों को अपने से दूर रखता है। तो यस, कुछ का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है एंड कुछ का इतना नहीं है। देन वी हैव टॉक्सिन्स, जैसे एब्रिन राइसिन, दे आर टॉक्सिन टू अस। इसको अगर कोई कंज्यूम कर ले तो डेथ भी हो सकती है। लेक्टिन्स में बेटा कॉनकैनवलिन नहीं, एंड दिस इज रिलेटेड विद बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियाज में होते हैं, बैक्टीरिया के लिए पूरे यूजलेस होते हैं, बैक्टीरिया के वॉल में होते हैं, पर हमारी बॉडी के अंदर जाते ही हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इनको पहचान लेता है और फिर उसको, बैक्टीरिया को बेचारे को मरना पड़ता है। फिर आते हैं ड्रग्स, विनब्लास्टिन विच इज एंटी कैंसरस, एंड कुरक्यूमिन ये हल्दी में होता है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबर, गम एंड सेलुलोज, ये तो आपको पता है। तो ये थे बेटा आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्लीज इस पे स्टार लगा लेना बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आता है। फाइन, चलो अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट से। तो ये पहला बायोमोलिक्यूल है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के नाम में बेटा बड़ा कुछ है। इसका नाम क्या कह रहा है कि मैं हाइड्रेट हूं, किसका, कार्बन का। तो इट्स अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्यों कहते हैं बेटा इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट है। अरे मैम वाटर, वाटर क्यों बेटा, क्योंकि इसमें जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की रेशो सेम होती है 2:1। तो दूसरा इसमें क्या होगा, कार्बन। तो टोटल हम कह सकते हैं ये किसका बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। इनको हम और क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज शुगर्स और सैकराइड्स। ये और क्या कहलाते हैं बेटा, शुगर और सैकराइड्स। कुछ तो कार्बोहाइड्रेट अभी आपने खाए भी होंगे, अगर आपने अभी राइस या चपाती तो कुछ तो खाया होगा, या पोटैटो। इन सब में बेटा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज, दे आर ऑल्सो नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस और कीटोसिस। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस और कीटोसिस। नाउ व्हाई डू यू से देम एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस और कीटोसिस, क्योंकि बेटा इनमें क्या प्रेजेंट है, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मेनी OH ग्रुप्स, एंड ऑल्सो दे कंटेन्स एल्डिहाइड, तो एल्डोसिस बोल दिया। कीटोसिस इसलिए बोल दिया क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है। तो जरूरी नहीं कि एक में दोनों ही ग्रुप होते हैं, एक शुगर में एक ही ग्रुप होता है, ठीक है। तो एक शुगर में एक ही ग्रुप होता है, या एल्डिहाइड हो सकता है या फिर वो कीटोनिक हो सकता है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड नंबर ऑफ शुगर यूनिट। जितने ज्यादा उसमें शुगर यूनिट होंगे उतना ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो जो हम सिंपल शुगर की बात कर रहे थे वो आपके हैं जैसे मोनोसैकेराइड,
सैकराइड का मतलब होता है बेटा शुगर एंड मोनो का मतलब होता है वन। मोनो मतलब वन एंड सैकराइड मीन्स शुगर। तो ये किसके बने हैं बेटा? एक सिंगल शुगर के बने हैं, दैट इज एस। मान लो अगर आपने ग्लूकोज का नाम सुना है तो ये सिर्फ ग्लूकोज का ही बना है, और कोई शुगर और कोई नंबर इसमें नहीं लगा, देयर इज ओनली वन ग्लूकोज। तो अगर अकेले ग्लूकोज की मैं बात कर रही हूं तो वो एक मोनोसेकेराइड है। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। ऐसा फॉर्मूला आपने ग्लूकोज में भी सुना है ना? सुना है ना? C6H12O6। तो मतलब N पे डिपेंड करता है वो शुगर आगे मोनोसेकेराइड में कितने कार्बन होंगे। अगर मैं बोलूं बेटा पहली कैटेगरी, अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी बोलूं दैट N इज इक्वल टू 3, तो मैं उस शुगर को क्या बोलूंगी? मैंने उसका नाम रख दिया ट्रायोस। क्या नाम रख दिया? ट्रायोस। और ट्रायोस की एग्जाम्पल है बेटा जैसे आपकी ग्लिसरैल्डिहाइड। इससे कम नहीं होते, मिनिमम 3 कार्बन का शुगर आपको मिलता है। सेकंड मैंने रखा, अगर मेरा जो ये N है ये है 4, ये क्या है बेटा? 4। अगर N3 है C3H6O3 हो गया, ठीक है। अगर N4 है C4H8O4 हो गया, ठीक है। यही बना ना? तो अब बेटा अगर ये 4 का है तो इससे बेटा मैं क्या बोलूंगी? इसके लिए भी मैं एक टर्म यूज करूंगी, ये बना टेट्रोस। एग्जाम्पल एरिथ्रोस। एरिथ्रोस, यस, ये आप सब बॉटनी में पढ़ोगे, आते रहते हैं ये, है ना? आप पढ़ते हो ना पूरा मेटाबॉलिज्म। थर्ड, एन अगर 5 है तो शुगर को आप क्या बोलोगे बेटा? आप बोलोगे पेंटोस। एक पेंटोस आपने सुनी है जो आपके आरएनए में होती है, राइबोस। अगर N6 है, ये तो आपको पता है, अभी मैम ने भी बता दिया, तो वो क्या होगी? हेक्सोस। वो क्या होगी? हेक्सोस। और शुगर का नाम? शुगर का नाम ग्लूकोस। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, राइबोज में एल्डिहाइड होता है, ऊपर वाली सारी शुगर एल्डिहाइड वाली हैं। वेयर एज एक आपने सुनी होगी फ्रक्टोज, ये फ्रूट्स में होती है, F4 फ्रक्टोज, F4 फ्रूट। और ये कहाँ पर होती है बेटा? ये फ्रूट्स में। और ये एक कीटोनिक शुगर है, ये कीटोज है। इसमें कौन सा ग्रुप होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है। ये आपकी पहली कैटेगरी थी, दैट इज मोनोसेकेराइड। अगली कैटेगरी बेटा हम इसमें करेंगे, अगली है आपकी ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, सैकराइड का मतलब होता है शुगर। तो इसमें बेटा क्या है? इट हैज फ्यू शुगर यूनिट। एंड ये शुगर यूनिट कितने हो सकते हैं? 2 से लेकर 9 तक। अगर 2 शुगर यूनिट का बना है बेटा, आप उसे बोलते हैं डाइसैकेराइड। क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड इज मेड अप ऑफ S1 प्लस S2, मतलब 2 शुगर यूनिट का। एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा इसमें डाइसैकेराइड में, माल्टोस। एक ट्राइसेकेराइड भी होगा बेटा। ट्राई ट्राई में कितने शुगर यूनिट्स होंगे? आपको भी पता है, ट्राई मीन्स 3, तो इसमें होंगे S1 प्लस S2 प्लस S3। एग्जाम्पल रेफिनोज। ठीक है, हमें जो डिटेल में करना है वो हमें करना है डिटेल में आपका डाइसेकेराइड। क्या करना है बच्चे? डिटेल में डाइसेकेराइड। एक ओलिगो हुआ, एक मोनो पढ़ाया। एक होता है बेटा वेरी कॉम्प्लेक्स शुगर्स विच आर पॉलीसेकेराइड्स या पॉलीसेकेराइड। अगर एक अकेली शुगर है तो वो मोनो है, अगर अगर 2 से 9 है तो वो ओलिगो है, अगर बहुत सारी हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो पॉलीसेकेराइड है। पॉली मीन्स many. So here many sugar units they join to form a complex sugar. So it's a complex sugar. ठीक है, इसमें क्या है बेटा? कितनी शुगर्स होंगी? S1 से Sn, many, thousands, lakhs में इतनी शुगर होती है। एक एग्जाम्पल जैसे कि स्टार्च। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में करेंगे। फाइन, चलो आगे देखते हैं बेटा, हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स कुछ। पहला स्ट्रक्चर हम करेंगे बेटा ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है बेटा? एक हेक्सोज है। इट्स व्हाट? इट्स दी हेक्सोज। क्योंकि इसमें कितने कार्बन होते हैं? N इज इक्वल टू 6, तो इसका फॉर्मूला बना C6H12O6। ठीक है, अब इसको कैसे बनाना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे याद करना है? बड़ा सिंपल है, जो अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं आपको सिखाती हूँ। देखो, सबसे पहले
आपको बच्चा क्या करना है, मैंने कहा इसमें 6 कार्बन है तो आपको 6 कार्बन बना देने हैं लीनियर चेन में। पहले लीनियर स्ट्रक्चर करेंगे, पहले लीनियर स्ट्रक्चर करेंगे, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर करेंगे, दोनों करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्या कहा आपकी मैम ने, सबसे पहले बेटा आपको करना है एक काम। वो काम क्या है, आपको 6 कार्बन बना देने, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं एक चेन में। मैंने कहा आपका जो ग्लूकोज होता है ये एक एल्डोज है। क्या है ये, एक एल्डोज। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड। तो चलो सबसे पहले हम इसमें लेबलिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन। पहले वाले कार्बन पे, पहले वाले कार्बन पे हम एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं। पहले वाले पे हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तीसरे कार्बन का H हम राइट साइड पे कर देते हैं, तीसरे का H हम राइट साइड पे कर देते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला है उसमें मैंने लिख दिया CH2OH। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 बॉन्ड बनेंगे, बाकी सारे OH इसमें राइट साइड पे। साथ साथ बनाते जाना, इसी मैनर में करना। पहले 6 कार्बन बनाना, लेबल करना, फर्स्ट पे एल्डिहाइड लगा देना, लास्ट पे CH2OH लगा देना, थर्ड पे H लगा देना, OH के सामने H, H के सामने OH। सिंपल। ये बेटा आपका बन गया, ये क्या बन गया आपका, ग्लूकोज। क्या बना, ग्लूकोज। मैंने कहा ग्लूकोज को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे OH ग्रुप हैं, है ना। और क्या है इसमें बेटा, आपके पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। तो फर्स्ट कार्बन जो एल्डिहाइड ग्रुप बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उस कार्बन को बेटा हम कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। व्हाट इज कार्बोनिल कार्बन, द कार्बन that bears, the carbon that bears the functional group। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। अगर ये कीटोनिक शुगर होती तो उसका सेकंड वाला होता, ठीक है। दैट बियर्स द एल्डिहाइड ग्रुप। ओके बेटा, एनएल्डिहाइड यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। तो फर्स्ट कार्बन को हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं, इसको याद रखना, क्योंकि ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपका एक फंक्शनल, या कह लो कि ये फंक्शनल ग्रुप बियर कर रहा है, एंड विच इज दैट, विच इज द एल्डिहाइड। अब जब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो वो कैसे बनता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के टाइम पर बेटा जो फर्स्ट और फिफ्थ है उनके बीच में यहाँ पर आपका रिंग फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में। सो लेट्स सी हाउ द स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। सो दिस इज हाउ द साइक्लिक स्ट्रक्चर इट लुक्स लाइक। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो इसमें 6 कार्बन वाली रिंग है, और 6 कार्बन या 6 साइड्स वाली, मतलब नॉट कार्बन, 6 साइड्स वाली रिंग है। और 6 साइडेड रिंग को हम क्या कहते हैं, 6 साइडेड रिंग के लिए हमारे पास एक नाम है, हम कहते हैं पायरनोस। क्या कहते हैं, पायरनोस, ठीक है। 6 कार्बन, 6 कार्बन की शुगर है और 6 साइडेड ही इसमें स्ट्रक्चर है। अगर मैं बोलूं बेटा, अगर मैं बोलूं दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 6 कहाँ होगा, क्योंकि 6 बाहर है। अगर ये दोनों ज्वाइन कर लेंगे हैंड्स तो ये तो रिंग के बाहर रह गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर बेटा आपका बाहर होगा, CH2OH। नीचे क्या आएगा, रिंग के नीचे H। अब ऑल्टरनेट चलाते जाओ, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, ऑल्टरनेट चल रहा है ना, एक नीचे एक ऊपर। अब यहाँ पर ऊपर, यहाँ नीचे। अब बात आई बेटा फर्स्ट कार्बन की। फर्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन। कौन सा कार्बन है, कार्बोनिल। कार्बोनिल कार्बन से वेरिएशंस होती हैं। अगर कार्बोनिल कार्बन में रिंग के ऊपर H है और OH रिंग के नीचे है, रिंग ऐसे है, मान लो ये कार्बोनिल कार्बन है, ये अगर OH, मान लो ये वाली साइड OH है, ये वाली H है, अगर OH रिंग के नीचे है ऐसे, तो आपका जो ग्लूकोज होगा अल्फा होगा, और अगर रिंग के ऊपर OH है तो वो बीटा होगा। मैंने OH रिंग के नीचे बनाया बेटा, तो ये कौन सा हुआ ग्लूकोज, ये हुआ अल्फा ग्लूकोज।
और इनको हम कहते हैं एनोमर्स। क्या कहते हैं? एनोमर। तो अल्फा ग्लूकोज में कार्बोनिल कार्बन हैव OH बिलो द रिंग। ठीक है, अगर मुझे बीटा बनाना है, मुझे क्या करना है? मुझे OH को ऊपर कर देना, H को नीचे। पर ये सिर्फ कौन से कार्बन का है बेटा? याद रखना, ये सिर्फ एक ही कार्बन का है, एंड दैट इज दिस वन, विच इज अ कार्बोनिल कार्बन। इज अ कार्बोनिल कार्बन। ओके, तो कार्बोनिल कार्बन में ही देखना होता है। तो एनोमर्स बेटा दो तरीके के होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। अल्फा में बेटा क्या होता है? यस, व्हाट आर एनोमर्स? एनोमर्स में क्या होता है बेटा हमारे पास? एनोमर्स दो तरीके के होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। OH बिलो द रिंग, एंड इसमें OH अबव द रिंग। OH अबव द रिंग। ठीक है, और कार्बन कौन सा देखोगे आप हमेशा? यू विल सी द कार्बोनिल कार्बन। आप हमेशा कौन सा कार्बन देखोगे यहाँ पर? आप हमेशा देखोगे कार्बोनिल कार्बन। अगर कार्बोनिल कार्बन में OH रिंग के नीचे है देन दैट इज अल्फा, और अगर OH आपके रिंग के अबव है देन दैट इज योर बीटा ग्लूकोज। ओके, अब बेटा ये थी हमारी हेक्सोस। एक हमने पेंटोस किया था, पेंटोस में हमने जो शुगर किया था that was your ribose. Which was that? Ribose. So ribose is a pentose sugar. Pentose मतलब इसमें N is equal to क्या है? 5 है, and this is also aldose. तो इसमें भी क्या होगा? एल्डिहाइड। ये बड़ी ही सिंपल शुगर है और ये आपको आरएनए में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? आरएनए में। इसमें 5 कार्बन बना दो जल्दी से, 5 कार्बन बना दो जल्दी से। 5 कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5, और पांचों में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो। लगा दिया? पांचों में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब वही सारे फर्स्ट जो आपके क्राइटेरिया थे ना, वो सारे सेम रहेंगे ग्लूकोज वाले। पहले वाले में हमने क्या लगाया था? फर्स्ट कार्बन में बच्चा पहले हमने लेबल किए 1 2 3 4 5। फर्स्ट वाले में हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगाया, लास्ट वाले में हमने CH2OH लगाया। लगा दिया? तो बेटा ये हमने सारी चीजें क्या करी? सेम करी जैसे हमने वहां पे करी थी ग्लूकोज में। बाकी ग्लूकोज में हमने थर्ड कार्बन पे H राइट साइड पे लगाया था, इसमें हम क्या करेंगे? OH राइट साइड पे। तो ये H और ये H, तो ये आपका कौन सा शुगर बना बेटा? ये राइबोस बना। ये क्या बना? राइबोस। ठीक है, अब बेटा दूसरी बात, इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर करते हैं। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? इसमें जो रिंग बनती है वो बनती है फ्यूरेनोस। F4 फ्यूरेनोस, F4 5। तो यहाँ पर जो रिंग है वो 5 साइडेड है। इसमें फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बनता है, इसमें फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बनता है। इधर देखो, ये ऐसे रिंग दिखेगी आपको इसकी, कुछ ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, साइड्स पे ये कार्बन है, ये सारे कार्बन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा फिफ्थ वाली कार्बन आउट ऑफ द रिंग हुआ, जैसे वहां पे 6 था, CH2OH H। जैसे हमने बेटा ग्लूकोज में बनाया था, ग्लूकोज में बनाया था ना, क्या बनाया था? आउट ऑफ द रिंग 6th वाला, इसमें 5th वाला होगा। बाकी इसमें सारा कुछ सेम साइड पे होगा। अब दिस इज द फर्स्ट कार्बन। ये कौन सा कार्बन है बेटा? फर्स्ट वाला। अगर मुझे बीटा राइबोस बनाना है तो मैं क्या करूंगी? अगर मुझे बीटा बनाना है तो मैं OH कौन सी साइड पे लगाऊंगी? अबव द रिंग, और यहाँ पर H बिलो द रिंग। तो ये कौन सा राइबोस बन गया? बीटा राइबोस। एंड बीटा राइबोस इज प्रेजेंट इन योर RNA। आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर टू एवरीवन। तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ बेटा, ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? लीनियर। ओके, अब बेटा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा L और D आइसोमर्स, कैपिटल L स्मॉल d। यस, पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, या L शुगर D शुगर, लेवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आपने जरूर पढ़ा होगा। अगर मैं इस शुगर की बात करूं, इसके सेकेंड लास्ट कार्बन पे, अगर मैं इस शुगर की बात करूं, इसके सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड पे है, तो ये शुगर क्या हुई बेटा? डी राइबोस। अगर इसका मिरर इमेज हो जाता और सेकेंड लास्ट पे OH लेफ्ट साइड पे हो जाता, तो ये कैपिटल L
राइबोज हो जाती है। बस इतना याद रख लेना, ये क्राइटेरिया मेन होता है। अगर बेटा इसमें सेकंड लास्ट में ओ एच राइट साइड पे है सो इट्स द डी, अगर ये लेफ्ट साइड पे है तो ये क्या हो जाता, ये कैपिटल एल हो जाता। बाकी इसका डिटेल आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। ओके, तो ये था बेटा आपका राइबोस। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बेटा डराइव मोनोसेकेराइड। अब बेटा एक तो मोनोसेकेराइड हुए जो आपको नॉर्मल नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, जो आप जैसे ग्लूकोज पढ़ा आपने ये पढ़ा। कुछ नेचुरल फॉर्म में ही, कुछ नेचुरल फॉर्म में ही मोनोसेकेराइड थोड़े चेंज्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कह लो नॉर्मल मोनोसेकेराइड में मॉडिफिकेशन आ गए और वो बन गए आपके डराइव मोनोसेकेराइड। क्या बन गए, डराइव मोनोसेकेराइड। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, दे आर मॉडिफाइड, they are modified monosaccharide, they are modified monosaccharide। चलो शुरू करते हैं, पहला एग्जाम्पल डीऑक्सीराइबोज। तो हम बार बार राइबोज में आरएनए आरएनए की बात कर रहे हैं, तो फिर डीएनए में क्या होता है बेटा, डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज। जब राइबोज का एक हम ऑक्सीजन उठा देते हैं सेकंड कार्बन से, तो वो बन जाती है, क्या बन जाती है, डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज में से हमने क्या बना दी, डीऑक्सी करके, मतलब एक ऑक्सीजन हटा के सेकंड कार्बन का, सेकंड कार्बन का, ये बन गई डीऑक्सीराइबोज। और डीऑक्सीराइबोज आपको बेटा कहाँ पर मिलती है, डीएनए में, ठीक है। दूसरा, दूसरा शुगर एसिड। शुगर एसिड जैसे अगर आप COH ग्रुप ग्लूकोज के साथ लगा दोगे तो वो बन जाएगा ग्लूकोयूरोनिक एसिड, तो ये एसिड भी बन सकता है, ठीक है। फिर आता है बेटा शुगर अमीन, कि हमने शुगर के साथ एक अमाइन ग्रुप लगा दिया, NH2 लगा दिया। जैसे ग्लूकोज के साथ मैंने एक अमाइन ग्रुप लगा दिया तो वो बन गई ग्लूकोसामीन। आपने पेप्टिडोग्लाइकन में पढ़ा था नैम एंड नैक, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, तो वो भी एक मॉडिफाइड ग्लूकोज है, वो भी क्या है, मॉडिफाइड ग्लूकोज। एंड फोर्थ शुगर अल्कोहल, शुगर अल्कोहल। आपने मैनोज शुगर का नाम सुने, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ, मैनोज एक शुगर है, ये भी आपके फ्रूट्स वगैरह में मिलती है। इसमें जब एक OH एक्स्ट्रा लग जाता है तो ये मैनिटोल बन जाती है, और मैनिटोल आपके शुगर्स में हो, ठीक है बेटा। तो ये था आपका डराइव मोनोसेक्राइड, ये अलग अलग चीजों में यूज होता है, ये आपके कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स में यूज होती है ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके डराइव, इनको जरूर याद रखना है बिकॉज ये आगे काम आते हैं आपके जब आप डीएनए वीएनए पढ़ोगे। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड क्या होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ 2 शुगर यूनिट, 2 शुगर यूनिट, एक S दूसरा S। और बेटा दोनों S, दोनों S बेटा ये कैसे जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे बाय रिमूवल ऑफ वाटर। और जब वाटर रिमूव होगा बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेसिकली कौन सा बॉन्ड होता है, COC बॉन्ड। और ये कैसे बनता है, बाय रिमूवल ऑफ वाटर, बाय रिमूवल ऑफ वाटर। चलो एक सिंपल सी एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे हम माल्टोस की, किसकी करेंगे बेटा, माल्टोस की, विच इज अ माल्ट शुगर। माल्टोज और माल्ट शुगर आपको मिलती हैं स्टार्ची सीड्स में, सीड्स में मिलती हैं बेटा, स्टार्ची सीड्स में। ऑल्सो दिस शुगर इज प्रेजेंट इन वन ऑफ योर ड्रिंक्स में जो आप ऐड करते हो, लाइक योर बॉर्नविटा करते हो ना, ऐड करते हो या नहीं, उसमें भी जो बेस बनता है वो यूजुअली माल्टोस का बनता है, ठीक है। जो इस टाइप की ड्रिंक्स आती हैं, आई एम नॉट जस्ट स्पेसिफिकली फिक्सेटिंग ऑन बॉर्नविटा, बट इस टाइप की जो हेल्थ ड्रिंक्स आती हैं उनमें आपके ये माल्टोस होता है शुगर एज अ बेस। ऑलराइट, तो बेटा ये कैसे बनता है, आई से दिस इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज। कितने का बना, 2 अल्फा ग्लूकोज। चलो 2 अल्फा ग्लूकोज बनाते हैं। ये बेटा एक ग्लूकोज हुआ, ठीक है। ये ग्लूकोज में अल्फा है तो OH नीचे होगा, H ऊपर होगा, ये फर्स्ट शुगर है। वैसे ही बेटा ये मैं दूसरी बना देती हूँ शुगर,
लाइक दिस, ठीक है, ये CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पर ये फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में तो थोड़ा हम ऐसे करके बनाते हैं, हमारे पास ये फोर्थ वाला है, ठीक है, इसमें H और OH होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाया मैंने ग्लूकोज का, कुछ ज्यादा हाईटेक बातें नहीं कर रही हूँ मैं, सिंपल बातें कर रही हूँ, इतनी तो केमिस्ट्री कहाँ बायो वालों को आती होती है यार, तो घबराना नहीं है। 1 2 3 4 5, ऊपर छठा ये, ठीक है, ये बन गया। ओके, इधर भी सेम, 1 2, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दो ग्लूकोज को, ये क्या है, दो अल्फा ग्लूकोज, अगर दो अल्फा ग्लूकोज को जुड़ना है, अगर दो अल्फा ग्लूकोज को जुड़ना है तो उनको क्या रिमूव करना होगा, वाटर रिमूव करना होगा। और जब वाटर रिमूव हो जाएगा बेटा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये फर्स्ट कार्बन है इस शुगर का, ये फोर्थ कार्बन है इस शुगर का, तो दोनों में बेटा एक COC बॉन्ड बन गया, बिकॉज ये कार्बन है ये भी कार्बन है, दोनों में COC बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को मैं बोलूंगी, क्या बोलूंगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड इस बॉन्ड का नाम क्या है, अल्फा 1 4। अल्फा क्यों, क्योंकि शुगर अल्फा यूज करी है। एक पहले वाले फर्स्ट वाले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, दूसरे वाले ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन मिलकर कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक। तो अगर कोई पूछे माल्टोस में कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो आप बोलोगे अल्फा 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है। इस तरह से बेटा आपके जो डाइसेक्राइड्स है, ओलिगोसेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड है, इस तरह से वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं या बॉन्डिंग बनाते हैं। याद रखना बॉन्डिंग कैसे बनी, बाय रिमूवल ऑफ वाटर, और कौन सा बॉन्ड बना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा करते हैं लैक्टोज की, किसकी करेंगे, लैक्टोज की। सिमिलरली लैक्टोज में है, बट लैक्टोज का क्या फंडा है बेटा, लैक्टोज में क्या यूज होता है, यहाँ पर जो शुगर यूज हो रही है, जो आपके लैक्टोज में बेटा शुगर यूज हो रही है, वो क्या है, वो है आपकी बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। दोनों जो शुगर इसमें यूज हो रही है लैक्टोज में, लैक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर, कौन सी है बेटा, ये मिल्क शुगर। इसमें बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज बॉन्ड बनाते हैं, तो पहले वाली शुगर इसमें गैलेक्टोज है, दूसरी ग्लूकोज है, और जो बॉन्डिंग बनती है इनमें सेम होती है, दैट इज बीटा 1 4। बस वहां पे अल्फा शुगर थी तो अल्फा लगा दिया था, यहाँ पर क्या है, बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एवरीथिंग विल रिमेन दी, ठीक है। कैसे पता लगा ये गैलेक्टोज है, देखो इधर OH नीचे था ना नीचे, यहाँ पे OH ऊपर है, बस इतना फर्क होता है ग्लूकोज गैलेक्टोज, ठीक है, ये वाला डिफरेंस होता है ग्लूकोज गैलेक्टोज। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट गैलेक्टोज दूसरा ग्लूकोज, तो इसलिए बीटा है तो बॉन्ड क्या हुआ, बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये आपके दूध में मिलती है, इसलिए इसको मिल्क शुगर भी बोल देते। अगला बेटा देखते हैं, अगला क्या है, अगला है आपके पास सुक्रोज। सुक्रोज को हम केन शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि ये शुगर केन से आती है। शुगर केन द प्लांट, गन्ना, ठीक है, पंजाबी में तो गन्ना कहते हैं, हिंदी में भी शायद गन्ना ही कहते होंगे, है ना। तो ये शुगर केन से आती है, तो उसे केन शुगर, क्योंकि उसी से चीनी बनती है जो आप टेबल पे यूज करते हो, तो टेबल शुगर भी बोल देते हैं इसे। क्या बोल देते हैं बेटा, इसे हम टेबल शुगर भी बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं सुक्रोज की, अगर मैं बात करूं बेटा सुक्रोज की, ये किसकी बनती है, इट इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज की बनती है, तो ये हुआ अल्फा ग्लूकोज, ये हुआ बीटा फ्रक्टोज। अगर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं बोल रही हूं ये अल्फा ग्लूकोज है, क्या है ये, अल्फा ग्लूकोज, ये क्या है, बीटा फ्रक्टोज। इसकी रिंग कौन सी है, 6 साइडेड पायरनोस, इसकी 5 साइडेड फ्यूरानोस। तो फ्यूरानोस रिंग वाले दो बता दिए, F4 फ्रक्टोज, F4 फ्यूरानोस, F4 5। और ऑल्सो ये किसमें की थी, राइबोस में भी की थी। यहाँ पर आप बॉन्डिंग देखो कैसी है, देखो थोड़ी सी विचित्र है, इसमें थोड़ी सी अलग बॉन्डिंग है। इसमें जो बॉन्डिंग होती है बेटा वो है अल्फा 1 2 बॉन्डिंग, कभी कभी इसे लिख देते हैं हम अल्फा 1 बीटा 2 बॉन्डिंग भी, क्योंकि दूसरा जो शुगर है इसमें वो फ्रक्टोज, वो बीटा की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है बेटा इसमें, ये जो कार्बन है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड का, और इनमें क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर इनमें क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। अब जब हमने बात करी थी ग्लूकोज की, हमने बेटा जब ग्लूकोज की बात करी थी, इधर आइए, इधर आते हैं, हाँ,
इधर जब हमने ग्लूकोज की बात करी थी तो इसका फर्स्ट कार्बन था कार्बोनिल कार्बन, जब शुगर थी एल्डिहाइड। जो कीटोनिक शुगर होती है, कीटोन कैसे बनता है, सी सी दोनों तरफ होने चाहिए ना, उसमें होने चाहिए ना, तो उसमें सेकंड कार्बन क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन। क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन, याद रखना। तो मतलब मैं कह रही हूं कि मैं जब अपना इसका बॉन्ड बना रही हूं, किसका बॉन्ड, जब मैं इसमें बॉन्ड बना रही हूं अपने सुक्रोज में, इसका भी कार्बोनिल कार्बन यूज हो रहा है और इसका भी कार्बोनिल कार्बन। इफ आई से ग्लूकोज में कार्बोनिल कार्बन होता है कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज में कार्बोनिल कार्बन होता है 2, क्योंकि वो कीटोनिक है, तो दोनों के कार्बोनिल कार्बन शुगर बना रहे हैं ना, सुक्रोज को बना रहे हैं नहीं। चलो ये बात याद रखना, ये आगे मैं पूछूंगी तुमसे। चलो, तो बेटा आगे फिर हम बात करते हैं मुद्दे की, जिसकी वजह से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रही थी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। हम किसी भी शुगर को रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग क्यों कहते हैं, हम एक टेस्ट करते हैं, फेलिंग्स टेस्ट। क्या करते हैं, फेलिंग्स टेस्ट। इस टेस्ट में आप ये देख पा रहे हो, ये टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन डाला हुआ है। अगर कोई शुगर, मैं बोल रही हूं कि कोई शुगर रिड्यूसिंग शुगर है, तो वो शुगर क्या करेगी, इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देगी। रिड्यूसिंग शुगर क्या करती है, ब्लू कलर के सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्यूप्रिक आयंस होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग शुगर की वजह से वो क्यूपरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्यूपरस में। मैंने एक टेस्ट ट्यूब में फेलिंग सॉल्यूशन डाला, मैंने एक टेस्ट ट्यूब में, ये ब्लू वाली में फेलिंग सॉल्यूशन डाला और उसमें एक शुगर ऐड करी, शुगर ऐड करी एस। क्या शुगर ऐड करी, एस। इसने कलर दे दिया लाल, ये किस रंग का हो गया, लाल। तो मतलब ये शुगर क्या हुई, ये शुगर हुई रिड्यूसिंग शुगर। कौन सी शुगर हुई, रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग शुगर होने का क्राइटेरिया क्या है, उसके पास कार्बोनिल कार्बन फ्री होना चाहिए। कौन सा कार्बन, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप हो। सो रिड्यूसिंग शुगर हैव फ्री कार्बोनिल कार्बन, फ्री कार्बोनिल कार्बन। तो जितनी भी आपकी मोनोसेकेराइड्स होती हैं, दे आर रिड्यूसिंग शुगर, मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की। डाइसेकेराइड में वापस चलते हैं बेटा, इधर आते हैं लैक्टोज पे। लैक्टोज में फर्स्ट वाले का कार्बोनिल कार्बन 1 है, ये जो बॉन्ड बना रहा है, तो ये फ्री नहीं है, तो इधर से कोई भी रिड्यूस नहीं हो सकता। वेयर एज सेकेंड वाले का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसका कार्बोनिल कार्बन फ्री है, तो ये उस सॉल्यूशन में जो क्यूपरिक आयंस है उसे रिड्यूस कर सकता है। तो मैं लैक्टोज को बोलूंगी ये रिड्यूसिंग शुगर है। मैंने कहा रिड्यूसिंग शुगर होने का क्राइटेरिया है उसका कार्बोनिल कार्बन फ्री होना चाहिए। तो मतलब ये जो कार्बन है, ये तो कार्बोनिल कार्बन फ्री है, इसका कार्बोनिल कार्बन फ्री नहीं है। तो ये एंड हुआ मेरा लेफ्ट एंड और ये एंड हुआ मेरा राइट एंड। तो जब भी मैं डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की बात करूंगी, तो राइट एंड विल ऑलवेज बी द रिड्यूसिंग एंड, क्योंकि इसमें कार्बोनिल कार्बन फ्री है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल कार्बन फ्री है, वेयर एज लेफ्ट एंड इज द नॉन रिड्यूस। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो, कट कॉपी पेस्ट टू माल्टोस। माल्टोस में भी बेटा यही है, फर्स्ट कार्बन इज अ कार्बोनिल कार्बन, यही रिड्यूस कर सकता है। ये तो भाई यूटिलाइज हो गया, इसने तो बॉन्ड बना दिया, ये तो गया काम से। इसका तो फ्री है, तो इसमें ये एंड क्या हुआ, रिड्यूसिंग एंड, ये एंड क्या हुआ, नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, अब आते हैं बेटा आपकी सुक्रोज पे। सुक्रोज में अगर आप देखोगे, फ्रक्टोज का कार्बोनिल कार्बन होता है 2, ग्लूकोज का कार्बोनिल कार्बन होता है 1, तो इसका कार्बोनिल कार्बन हुआ 1, इसका कार्बोनिल कार्बन कौन सा हुआ, 2। ठीक है, पर इसमें इसका 1 यूज हो गया विच इज अ कार्बोनिल कार्बन, तो ये तो गया काम से। दूसरे पे आते हैं, दूसरे में कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, 2, वो भी यूज हो गया। तो क्या सुक्रोज क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट करेगा, क्या नीला लाल दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। सो दैट्स वाई वी से बेटा क्या बोलते हैं कि आपकी जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो मोनोसेकेराइड्स, माल्टोस, लैक्टोस, ये क्या है, ये रिड्यूसिंग है। वेयर एज आपका सुक्रोज एंड ट्रेहेलोस, ये दोनों क्या है, नॉन रिड्यूस। अब ये ट्रेहेलोस क्या है बेटा,
ट्रेहेलोज क्या है? ट्रेहेलोज भी बेटा एक डाइसेकेराइड है, ये भी एक डाइसेकेराइड है। ये मिलती है इन द हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होते हैं, आपका फेवरेट कॉकरोच जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, उसमें जो हीमोलिम्फ पड़ा था, लास्ट क्लास मतलब पिछले लेक्चर्स में, उसका जो हीमोलिम्फ होता है दैट इज इट्स बॉडी फ्लूइड, उसमें ये शुगर मिलती है विच इज ट्रेहेलोज। ये बनती है 2 अल्फा ग्लूकोज से। किससे बनती है? 2 अल्फा ग्लूकोज से। फाइन, तो ये भी नॉन रिड्यूसिंग है। सो अगर कोई पूछे विच आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वो होती है जो क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट ना कर पाए, जिससे आपको ब्लू सॉल्यूशन ब्लू ही दिखेगा, लाल नहीं दिखेगा। रिड्यूसिंग वो होती है जो फेलिंग्स के ब्लू सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करे, क्योंकि वो क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देती है। और उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आपके पास फ्री कार्बोनिल कार्बन होना जरूरी है, अगर नहीं है तो फाइन। तो एक बात और, हमेशा जब भी हम ज्यादा शुगर जोड़ते हैं कौन सा एंड रिड्यूसिंग होता है? राइट, आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, चलो ये थी बेटा आपकी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब करते हैं हम पॉलीसेकेराइड्स की बात। पॉली मीन्स मेनी, ये किसका बना है? मेनी शुगर यूनिट का। इट्स मेड अप ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट। ठीक है, अब बेटा जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, इसमें मैंने कहा जैसे आपका राइट एंड क्या होगा? राइट एंड विल बी रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड विल बी नॉन रिड्यूसिंग। ओके, आपकी जो शुगर्स हैं पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स दो टाइप की होती हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती हैं होमोपॉलीसेकेराइड और एक होती हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। So we have two types of polysaccharides. One is homo and another is hetero. Hetero का मतलब होता है मिक्सचर, होमो का मतलब होता है सेम। हेट्रो का मतलब होता है मिक्सचर एंड होमो का मतलब होता है सेम। होमो मतलब सेम। So they are made up of same type of sugar and they are made up of different types of sugar. For example, it can be made up of X sugar, Y sugar, Z sugar. और पर ये सारी जो शुगर्स होंगी वो सारी एक ही टाइप की होंगी, दैट मीन्स ग्लूकोज होंगी। ठीक है, उसमें जो शुगर्स होंगी वो अलग अलग हो सकती हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ शुगर, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ sugar, and they are made up of different types of sugar, different types of sugar। ठीक है बेटा, जैसे आपने अपना वो किया था ना सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन थी। तो पेप्टिडोग्लाइकन किसकी बनी हुई थी? नैम और नैक की। दोनों अलग अलग थे, तो वो क्या हुई? हेट्रो। अगर मैं बोलूं स्टार्च सिर्फ ग्लूकोज का ही बना है, उसमें सिर्फ ग्लूकोज एक तरह का ही है शुगर, तो वो होमो हुआ। तो यहाँ पर स्टार्च, इवन योर ग्लाइकोजन, इवन योर सेल्यूलोज, व्हाट आर दे आर होमो पॉलीसेकेराइड। इज दिस पॉइंट क्लियर बेटा? आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी। ओके, चलो ये थे बेटा आपके इंट्रोडक्शन टू पॉलीसेकेराइड। लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस पॉलीसेकेराइड वी हैव। सबसे पहले जो हम खाते हैं वही देखेंगे ना। क्या खाते हैं? हम रोटी खाते हैं, हम आलू खाते हैं, हम राइस खाते हैं। इन सब में बेटा क्या होता है? इन सब में होता है स्टार्च। क्या होता है इन सब में? स्टार्च होता है। अब अगर मैं स्टार्च की बात करूं, ये कब बनता है, कहाँ बनता है? हम तो खाते हैं। अब मैंने बात करी आलू की, मैंने बात करी राइस की, मैंने करी व्हीट की, चपाती की। ये सब कहाँ से आए हैं? ये प्लांट से आए हैं। तो स्टार्च कहाँ बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द प्लांट। इट इज फॉर्म्ड बाय द प्लांट। कब? बाय फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस। and what it is made up of? It is made up of alpha glucose। ठीक है, ये सारे जो स्टार्च है, पूरा स्टार्च किसका बना है बेटा? ये बना है आपका अल्फा ग्लूकोज का। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द स्टार्च, स्टार्च का थोड़ा जो स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा अलग है। क्या है? थोड़ा अलग। पहली बात,
मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा है ये एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। क्या है? स्टोरेज, मतलब ये किसी ऑर्गेनिज्म में स्टोर होती हैं। जैसे हमें ग्लाइकोजन स्टोर होता है, स्टार्च किस में स्टोर होती है? प्लांट्स में स्टोर होती है। अगर मैं स्टार्च का स्ट्रक्चर देखूं पूरा, तो स्टार्च के पूरे स्ट्रक्चर में मुझे दो टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल या टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है? कैसा? एक का नाम है एमाइलोज और दूसरा का नाम है एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोपैक्टिन, अगर मैं बात करूं एमाइलोपैक्टिन, वो कुछ ऐसा सा होता है और ये ब्रांच्ड हो, लाइक दिस, ऐसा ब्रांच होता है। अगर मैं बात करूं एमाइलोस की, तो ये थोड़ा हेलिकल होता है। क्या होता है? हेलिकल। तो बेटा जहां पर, अगर मैं पहले बात करूं एमाइलोपैक्टिन की, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये एमाइलोपैक्टिन, इसमें सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये जा रही है स्ट्रेट चेन, ये क्या जा रही है? स्ट्रेट चेन। यहाँ क्या हो रही है? ब्रांचिंग। यहाँ क्या हो रही है? ब्रांचिंग। तो बेटा अगर मैं इसको आपको ऐसे बना के दिखाऊं, ये स्ट्रेट चेन हुई, ये ब्रांच निकल गई, ऐसा बना स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन में जब दो ग्लूकोज एक दूसरे से जुड़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? अल्फा 1,4। तो अल्फा 1,4 बॉन्ड बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में इन स्ट्रेट चेन। ठीक है? सिंस मैंने कहा ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, तो ब्रांचिंग के लिए भी तो कोई बॉन्ड बनेगा, बनेगा ग्लाइकोसिडिक ही, पर ब्रांचिंग में कौन सा बनेगा? अल्फा 1 से। क्या ये बात सब बच्चों को समझ आई? बेटा बताओ, अगर नहीं आई तो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। इमाइलोपैक्टिन में एक सीधी चेन जाती है, बीच बीच में ब्रांचेस निकल रही हैं, जैसे ये सीधी चल रही है, एक ग्लूकोस इधर, एक ग्लूकोस इधर, एक ग्लूकोस इधर, अब एक इधर एक इधर। जो ये दोनों है इनमें कौन सी ब्रांचिंग बन रही है? तो अल्फा 1,6। जो इनमें बन रही है दैट इज अल्फा 1,4। अगर मैं बात करूं इमाइलोपैक्टिन, तो इट्स अ ब्रांच स्ट्रक्चर, और इसमें बेटा अराउंड 2000 से 2 लाख मॉलिक्यूल होते हैं। कितने होते हैं? 2000 से 2 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। ओके? और अगर मैं बात करूं एमाइलोस की, इट इज अनब्रांच स्ट्रक्चर। ये क्या है? अनब्रांच। और इसमें अराउंड 20 से 1000 ग्लूकोज होता है। पर इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये हेलिकल है। ये क्या है? हेलिकल स्ट्रक्चर। इसके हेलिकल स्ट्रक्चर की अब बात क्या है, तुम एक एक्सपेरिमेंट करते होगे स्कूल में, वैसे आजकल बेचारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पर डोंट वरी अबाउट दैट। जब भी हम आयोडीन का टेस्ट करते हैं स्टार्च के साथ, जब हम स्टार्च में आयोडीन मिक्स करते हैं, तो हमारा जो यहाँ पर एक कलर आता है ब्लू ब्लैक कलर। क्या कलर आता है? ब्लू ब्लैक कलर। so whenever you give, you perform the iodine test with starch, it gives the blue black color। वो क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन के मॉलिक्यूल इसके हेलिकल स्ट्रैंड में फंस जाते हैं यहाँ पर। ठीक है? तो इस वजह से ये कौन सा कलर देता है? ब्लू ब्लैक कलर। तो दिस गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, विद आयोडीन। ये बात याद रखना। तो आउट ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन कौन आयोडीन का टेस्ट पॉजिटिव देता है? कौन कलर चेंज दिखाता है? वो देता है बेटा आपका स्टार्च। और क्यों? क्योंकि उसमें एक स्ट्रक्चर होता है एमाइलोज, जो हेलिकल स्ट्रैंड की तरह होता है। ठीक है? तो बेटा जब आप स्टार्च को जूम करके देखोगे तो आपको वहां पर दो तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक जो ऐसे हेलिकल होते हैं और एक जो ब्रांच्ड होते हैं। हेलिकल वालों को इमाइलोज कहते हैं, दूसरे को इमाइलोपैक्टिन। आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर टू एवरीवन। यस बच्चा? तो ये था बेटा आपका स्टार्च। अब हम करेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी अल्फा ग्लूकोज का बनता है। किसका बनता है बेटा? ये जैसे हमारा स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का था, ये भी अल्फा ग्लूकोज का बनता है। इसके एक में, एक मॉलिक्यूल में अराउंड 30,000 ग्लूकोज होंगे। जैसे हमने पीछे किया था, एक एमाइलोपैक्टिन में इतने ग्लूकोज होते हैं, एक एमाइलोज में इतने होते हैं, वैसे ही एक मॉलिक्यूल में 30,000 ग्लूकोज होंगे। ठीक है? आप देख सकते हैं बेटा ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है? ये पूरा स्ट्रक्चर आपके ग्लाइकोजन का, ये एनसीईआरटी ने भी दिया है। स्ट्रेट चेन में बिल्कुल एमाइलोपैक्टिन की तरह इसमें भी अल्फा 1,4 बॉन्डिंग होगी, और जहां पे ब्रांचिंग होगी वहां पर अल्फा 1,6। तो स्ट्रेट चेन में बॉन्डिंग कहाँ होगी? कितनी होगी? अल्फा 1,4। एंड ब्रांचिंग में अल्फा 1,6।
तो अगर कोई पूछे एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, इनमें से कौन सा ब्रांच्ड नहीं है, तो आप बोलोगे एमाइलोज। ठीक है, इट इज ऑल्सो ब्रांच एंड वो भी एमाइलोपेक्टिन भी ब्रांच्ड है। बात करूं ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन किस में मिलता है? इट्स अगेन स्टोरेज में लिखा है, सो इट्स अ स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में मिलता है, इनफैक्ट बैक्टीरियाज में भी मिलता है। एनिमल में बेटा ये कहाँ स्टोर होता है हम में? इट गेट स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल। ये हम में कहाँ स्टोर होता है, याद रखना, ये आगे फिजियोलॉजी में भी काम आएगा बेटा। हमारे में जो ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर होता है लिवर और मसल्स में। ठीक है, ओके। इसके अलावा बेटा ये बैक्टीरिया में होता है और फंजाई में भी। तो ये था बेटा आपका ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे इनुलिन। अब देर इज वन इंसुलिन जो डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक है इनुलिन, इसमें एस नहीं है, ध्यान रखना। इनुलिन इज ऑल्सो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, और ये कहाँ मिलता है? इन प्लांट्स लाइक एट्री चोक। एट्री चोक में मिलता है, आपको ये देख सकते हो आप, एट्री चोक है जो अदरक जैसा लगता है। एंड दिस इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा फ्रक्टोज। किसका पॉलीमर है बेटा? ये बीटा फ्रक्टोज का। तो अगर कोई पूछे ऐसी शुगर बताओ पॉलीसेकेराइड जो फ्रक्टोज का पॉलीमर है, तो आप बोलोगे दैट्स योर इनुलिन। और ये कहाँ मिलता है आपको? एट्री चौक, डालिया प्लांट, इन सब में मिलता है। ठीक है, इसको हम किडनी फंक्शन टेस्ट में भी यूज करते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट कि किडनी सही काम कर रही है या नहीं, हम उसमें भी इनुलिन को यूज करते हैं। फाइन। तो यहाँ पर आपको इन प्लांट्स में क्या मिलता है? इनुलिन। एंड इनुलिन ऑल्सो अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, और ये ज्यादा प्लांट्स में ही मिलता है। आगे नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चरल, द वन विच इज फॉर्मिंग समथिंग। एक स्ट्रक्चरल आपने बॉटनी में किया था, नैग और नैम वाला, पेप्टिडोग्लाइकेन इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। एक मैं आपको कराऊंगी विच इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी कहाँ मिलता है बेटा? सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। ये कहाँ पे मिलता है? इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। और ये बेटा किसका बना है? ये भी ग्लूकोज का बना है, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑलवेज, दैट्स व्हाई इसको पढ़ रहे हैं। ये बना है बेटा बीटा ग्लूकोज। किसका बना है बेटा? ये किसका बना है? ये बना है बेटा, बेटा बीटा का। कितना मस्त है ना। ये बना है बीटा ग्लूकोज का। और एक मॉलिक्यूल में कितने ग्लूकोज होते हैं? 6000 बीटा ग्लूकोज इन वन मॉल। एक मॉलिक्यूल में अराउंड 6000 होंगे। और ये अनब्रांच स्ट्रक्चर है, ये अनब्रांच्ड है, और इसमें ब्रांचिंग नहीं है तो सीधा ही चेंज आएगी। और बॉन्डिंग क्या होती है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये भी बेटा क्या हुआ? होमोपॉलीमर ही हुआ। सेल्यूलोज भी लिखा था हमने उसमें, तो इट्स ऑल्सो अ होमोपॉलीमर। तो ये जो बेटा होता है आपका, इसको हम कहते हैं इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दी बायोस्फीयर। अगर सेल्यूलोज की कोई बात करे, इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बायोस्फीयर। क्योंकि प्लांट्स तो ज्यादा होते ही हैं, और प्लांट्स के सेल वॉल में क्या होती है? सेल्यूलोज होती है, आपको पता है। इस सेल्यूलोज का क्या यूज होता है? क्या किस काम आती है ये जो सेल्यूलोज है, ये किस काम आती है? इससे बेटा एक कपड़ा बनता है, रेयॉन, विच इज द आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल, इससे कुछ केमिकल बनते हैं लाइक CMC, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। एंड ये बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं ड्रग्स में। ड्रग्स मतलब जो दवाइयाँ, जो लिक्विड दवाइयाँ कई बार घुलती नहीं है किसी और सॉल्वेंट्स में, तो हम एज अ सॉल्वेंट उसे यूज करते हैं। ऑल्सो आइसक्रीम्स में यूज करते हैं ताकि वो स्मूथ टेक्सचर मिले, मेकअप प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोसेलुलोज जो क्या बनाता है बेटा? एक्सप्लोजिव्स। नाइट्रोसेलुलोज मेक्स एक्सप्लोजिव। इसके अलावा बेटा हम इसका पल्प यूज करते हैं, पल्प टू मेक पेपर। पेपर बनाते हैं ना हम, यस पेपर बनाते हैं। नहीं तो जो आप पेपर अभी लिख रहे हो ना कॉपी में, वो भी किससे बने हैं? सेल्यूलोज से बने हैं। तो बेटा ये यूज होता है आपका सेल्यूलोज का। इसमें क्वेश्चन क्या आता है? बीटा ग्लूकोज का, बॉन्डिंग का, ब्रांच एंड ब्रांच का। तो इसको थोड़ा आप अपनी नजरों में अच्छे से बसा लो, याद कर।
ओके, तो ये था बेटा आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। आगे है स्ट्रक्चरल में ही काइटिन। अब ये काइटिन कहीं पड़ा है? थोड़े दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था काइटिन आपको। काइटिन कहाँ पढ़ा था बच्चा? हमने हमने काइटिन बेटा पढ़ा था द ग्रेट कॉकरोच में। कहाँ पढ़ा था? द ग्रेट कॉकरोच में। सो काइटिन किसमें होता है बेटा? एक तो ये फंगस में होता है। कहाँ होता है? इन दी फंगस और फंजाई। और दूसरा इन दी एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, प्रोड्स कह रही हूं मैं, आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में। एंड इट इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसा। सिर्फ नैग का ही बना होता है और इसमें बॉन्डिंग भी क्या होती है? बीटा 1। ठीक है, तो याद रखना काइटिन कहाँ कहाँ है। एक तो फंगस में तो है ही है, दूसरा ये कहाँ पर है? आपके इंसेक्ट्स में है। और जैसे हमारा हमने सेलुलोज किया था ना, सेलुलोज किया था, सी फॉर सेलुलोज, सी फॉर काइटिन। सेलुलोज में बीटा शुगर, इसमें बीटा शुगर, उसमें ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोसामीन, उसमें भी लीनियर, इसमें भी लीनियर, उसमें भी अनब्रांच, इसमें भी अनब्रांच। सो काइटिन इज ऑल्सो अनब्रांच, ये बात याद। ठीक है बच्चा लोग, तो ये है आपका काइटिन जो फंगस और आर्थ्रोपोड्स में मिलता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्या इसके अलावा और भी होते हैं पॉलीसेकेराइड? यस, वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट, जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन बेटा कहाँ होता है? पेप्टिडोग्लाइकिन कहाँ होता है? पेप्टिडोग्लाइकिन बेटा आपका होता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, आगर या अगार बोलते हैं जिसको हम। ये कहाँ मिलता है बेटा? ये एल्गी, एल्गी बनाती है ना अगार। ठीक है, और इसके अलावा कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट घुटनों में मिलता है, केराटिन सल्फेट, ये भी कुछ क्या है? आपके पॉलीसेकेराइड है। हाइल्यूरोनिक एसिड, यस। सो ऑल दीज आर व्हाट बेटा? दीज आर लाइक म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ओके, तो ऐसे भी पॉलीसेकेराइड और होते हैं अदर देन जो हमने मेन वाले करे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन? इनमें से कौन सा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं है? सबसे पहले ऑप्शन पढ़ने से पहले हमेशा आंसर दिया करो, तुम्हारे दिल दिमाग को पता होता है। तो डोंट रीड ऑप्शंस बिकॉज दे आर एक्चुअली देयर टू कंफ्यूज यू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ब्यूटी बेटा यही होती है, ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर टू कंफ्यूज यू, बट यू ऑलरेडी नो द आंसर इन द बैक ऑफ माइंड बिकॉज आपने एक बार तो सिलेबस कवर किया है पूरा। अपने आप पे इतना विश्वास रखिए। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन पढ़ ही नहीं रही हूँ, मैं देख भी नहीं रही हूँ। मैंने कहा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में कौन से होते हैं बेटा? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब इनमें से आपको माइक्रोमोलिक्यूल ढूंढना है। ये भी मैक्रो हुआ, ये भी मैक्रो हुआ, ये स्ट्रिक्टली वाला फंडा आ गया, और ग्लूकोज क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा? फोर्थ बनेगा। सिंपल एज दैट, राइट। चलो नेक्स्ट। Cellulose is a heteropolymer made up of glucose and galactose. Homopolymer made up of alpha glucose. Homopolymer made up of beta glucose and heteropolymer made up of fructose. तो आपका बेटा जो सेलुलोज है सबसे पहले वो होमोपॉलीमर है, हेट्रो नहीं। और कौन सी शुगर का बना है? वो बीटा का। तो आंसर क्या बना बेटा इसमें आपका? थर्ड आंसर। ऑलराइट, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। So the next is inulin is a polymer of ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज। इनुलिन हमने एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड करी थी जो एट्रीचोक जैसे प्लांट्स में। ये जो पॉलीसेक्राइड है बेटा किसका बनी थी? बीटा फ्रक्टोज। तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे टू। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, यू एक्चुअली हैव टू लर्न देम, रिमाइंड देम एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2। कॉलम 1 एंड 2 को आपने मैच करना है। पहले में एल्कलॉइड, फिर लेक्टिन, ड्रग्स एंड टॉक्सिन, इधर राइसिन, क्यूरक्यूमिन, कॉनकानवलिन एंड कोडीन।
मैंने आपको तब भी बोला था सेकेंडरी मेटाबोलाइट को बहुत अच्छे से प्यार से याद करना है, इसमें से क्वेश्चन आता है। एल्कलॉइड बेटा कौन सा था, क्या बताया था, मॉर्फिन एंड कोडीन, तो इसका हुआ हुआ कोडीन। लेक्टिन किस में होता है, बैक्टीरियाज में, विच इज कॉनकैनवलिन ए, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है, स्ट्रेट क्वेश्चन, लेक्टिन इज अ, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ड्रग्स में बेटा आता है कुर्क्यूमिन जो हल्दी में होता है, एंड टॉक्सिन में आता है आपका राइसिन एंड एबरिन, राइट, तो ये आपका मैच था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। तो बेटा एक एडवाइस मैं बायोमोलिक्यूल में ये दूंगी, अपने दिमाग से वो भूत उठा दो कि बायोमोलिक्यूल टफ है। इट्स वन ऑफ द इंटरेस्टेड, वेरी सिंपल, या बहुत इंटरेस्ट। एक काम आप क्या कर सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए। जैसे आपको, जैसे मैंने आज इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करवाया, तो तुम उसको 2 में स्प्लिट कर लो। तुम पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ो, उसको रट लो, उसकी एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद तुम कार्बोहाइड्रेट्स उठाओ। एक बार नहीं समझ आया, वीडियो दोबारा देखो, उसको लिखो साथ साथ। उसके बाद जब आपने लिख लिया तो उसको लर्न करो, फिर दोबारा लिखो। देखो, हार नहीं मान, प्रैक्टिस करनी है, डट जाओ, जो चीज़ नहीं आती उसके पीछे पड़ जाओ। बायोमोलिक्यूल जब जिस दिन तुम्हें याद हो गया, स्पेशल मैसेज करोगे कि मैम बायोमोलिक्यूल में। ऑलराइट बेटा, दिस वाज दीक्षा शर्मा, आई होप मैंने आपको बायोमोलिक्यूल अच्छे से पढ़ाया है। ऑलराइट, सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।